हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? ऑप्शन ए पत्ते, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी जड़ और ऑप्शन डी फूल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, नियुक्तियां रोकी, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब, 5 मुख्य आपत्तियों पर होगी सुनवाई। खबर है कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन तकरीबन 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त लिया है। वहीं सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई अब 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह पर सिर्फ 5 याचिकाएं दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। महाराष्ट्र के स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू, 1 से 5वीं के बच्चों को मराठी, इंग्लिश के अलावा हिंदी पढ़ना अनिवार्य। महाराष्ट्र में 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए अब हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है। राज्य के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये घोषणा की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि स्कूल एजुकेशन को लेकर NEP 2020 के सुझावों को कई चरणों में लागू करने की योजना है। इसी के साथ ही जो स्कूल मराठी और अंग्रेजी से अलग कोई मीडियम फॉलो कर रहे हैं, पहले से ही 3 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्कूलों में अंग्रेजी और मराठी पढ़ाना अनिवार्य है और कम्युनिकेशन की भाषा तीसरी भाषा के तौर पर यहाँ पढ़ाई जा रही है, जबकि इंग्लिश और मराठी मीडियम स्कूल अभी तक सिर्फ 2 भाषा ही पढ़ा रहे थे। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा अदालतें राष्ट्रपति के आदेश नहीं दे सकती। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी और इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत मिले सुप्रीम कोर्ट के विशेष अधिकार को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसले को दे सकता है, चाहे वह किसी भी मामले में हो। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, कहा जिनका नाम स्कैम में नहीं है, नई प्रक्रिया पूरी होने तक वो पढ़ाएं। हाईकोर्ट बोला था 26,000 नियुक्तियां अवैध। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं, हालांकि उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले की वजह से बाधित हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन SSC को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बंगाल सरकार और SSC को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल कोर्ट को बताना होगा। अगर तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो कोर्ट उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई, तेलंगाना सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट बोला मुख्य सचिव को बचाना है तो बताएं 100 एकड़ जंगल बहाल कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में एक भूखंड पर पेड़ों को काटने की जल्दीबाजी में की गई कार्रवाई के लिए तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर वो चाहती है कि उसके मुख्य सचिव को किसी भी गंभीर कार्रवाई से बचाया जाए तो वह 100 एकड़ वन भूमि को पहले जैसा करने की योजना लेकर आए। पेड़ों को काटने की कांग्रेस सरकार की जल्दीबाजी पर सवाल उठाते हुए जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह भी कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आउट ऑफ द वे जाने से पीछे नहीं हटेंगी। वहीं बेंच ने यह भी कहा है कि कांचा गाची बोवली फॉरेस्ट एरिया में इस भूमि पर एक भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बोला, उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा, हिंदी भी उर्दू के बिना अधूरी, भाषा को धर्म से जोड़ना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटून नगर परिषद के बोर्ड पर मराठी के साथ उर्दू भाषा के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। अजमेर दरगाह विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, अंजुमन कमेटी की सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक की मांग, केंद्र का तर्क, कमेटी नहीं लगा सकती है याचिका। बता दें कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में यह शिव मंदिर होने के दावे का मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की कोर्ट में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की याचिका मंदिर के दावे की सुनवाई पर रोक लगे उस पर सुनवाई हुई। कमेटी के वकील आशीष कुमार सिंह और वागीश कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के किसी भी विवाद पर किसी भी कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा रखी है। यह आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया था। उसके बाद भी अजमेर सिविल कोर्ट इस वाद को सुन रही है और ऐसे में इसकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा, 2026 की शुरुआत में डिलीवरी संभव। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर 71% का काम पूरा। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन E5 और E3 मुफ्त में देगा। इनकी डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है और 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 360 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 71% का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अगस्त 2027 में शुरू किया जा सकता है। तब तक भारत के तापमान और धूल जैसी चुनौतियों के बीच ट्रेन का ट्रायल करके महत्वपूर्ण डेटा जुटाया जाएगा। जापान इस समय बुलेट ट्रेन के E10 मॉडल पर काम कर रहा है और ये E3 और E5 की तुलना में काफ़ी तेज और मॉडर्न होगा। जापान टाइम्स के मुताबिक E10 को दोनों देशों यानी भारत और जापान में एक साथ ट्रैक पर उतारने पर मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने से 1000 रुपए कटेंगे। सरकार की हर महीने 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। महाराष्ट्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही 8 लाख महिलाओं को अब लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए की बजाय हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही मिलेंगे। राज्य के खजाने पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। अब 2 सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही लाडली बहनों की राशि में 1,000 रुपए की कटौती की जाएगी। इस निर्णय से सरकार की हर महीने 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे पहले तकरीबन 11 लाख लाडली बहनों को योजना के मानदंड पर खरी न उतर पाने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया था। महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना शुरू की थी। तब 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए राशि मिल रही थी। चुनाव में महायुति सरकार के स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने का श्रेय लाडली बहना योजना को भी माना गया था। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर हाई लेवल मीटिंग, पीएम मोदी ने प्लानिंग प्रोजेक्ट का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और इसकी सफाई और कायाकल्प के लिए चल रही भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए समीक्षा बैठक की है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नदी को साफ करने, ड्रेन मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सेफ्टेज और डेयरी वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल उपचार, बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान और निगरानी उपाय, यमुना नदी में प्रवाह में सुधार, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा, ग्रीन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और पब्लिक आउटरीच सभी पर विशिष्ट समय सीमा के साथ चर्चा की गई है। वक्फ संशोधन कानून के बाद यूपी में पहली एफआईआर, बरेली में झाड़ फूक कर रहे थे, 3 बीघे में 10 लोगों का कब्जा। बता दें कि देश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद यूपी के बरेली में पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में रजिस्टर करवाया गया था। इसके बाद दरगाह बनाकर झाड़ फूक शुरू कर दिया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में दोपहर 12:39 पर साबीगंज थाने में सब्जी अली और उनके परिवार के 11 लोगों के खिलाफ वक्फ संशोधन कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि 3 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। शाह बोले, सीआरपीएफ है तो मुझे जीत का भरोसा है।
नीमच में परेड की सलामी ली। देश में नक्सलवाद के सफाई की तारीख भी बताई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में उन्होंने कहा कि कहीं अशांति होती है तो मुझे पता लग चलता है कि सीआरपीएफ तैनात है तो जीत का भरोसा रहता है। शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों की बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने ये बातें सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में कही। इससे पहले शाह ने शहीद स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। वहीं गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली। शाह ने वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ जवानों को वीरता पदक भी दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। महागठबंधन के तेजस्वी यादव ही नेता, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने। सीट से लेकर कैंपेनिंग तक सब तय करेंगे, बोले नीतीश तो अचेत, जवाब मोदी शाह दें। बता दें कि पटना में आयोजित किए गए महागठबंधन की 3 घंटे चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। इससे ये साफ है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह भी कहा है कि तेजस्वी ही महागठबंधन को लीड करेंगे और सीएम फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी के साथ लेफ्ट की तीनों पार्टियां यानी सीपीएम, सीपीआई और माले तीनों के नेता शामिल थे। बैठक में राज्य से लेकर प्रखंड स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। ये कमेटियां समय समय पर आपस में बैठक करके काम करेंगे और अपने एजेंडे को एकजुटता से आगे बढ़ाएंगी। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा, विदेशी फंडिंग मामले में एक्शन। सिसोदिया बोले बीजेपी की साजिश, गुजरात चुनाव प्रभारी बनते ही रेड हुई। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए मामले को लेकर हो रही है। वहीं सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत केस दर्ज किया हुआ है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल करके 404 बार में पार्टी को कुल 1 करोड़ 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। इससे फर्जीवाड़े का संदेह है। जबकि आम आदमी पार्टी ने इसके जवाब में कहा है कि 201 विदेशी नागरिकों ने पार्टी को डोनेशन दिया है। 51 ईमेल आईडी के जरिए 639 बार में 2 करोड़ 65 लाख रुपए का दान दिया गया। सभी डोनेशन पारदर्शी तरीके से हुए हैं और उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में वाड्रा से 4 घंटे पूछताछ, बोले कल हॉलीडे न होता तो मैं बर्थडे ईडी के ऑफिस में ही सेलिब्रेट कर रहा होता। बता दें कि गुरुग्राम लैंड स्कैम केस में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार तीसरे दिन 4 घंटे तक पूछताछ की। वाड्रा से 3 दिन में करीबन 15 घंटे तक पूछताछ हुई है। ईडी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद यहां वाड्रा ने कहा कि मैं निडर हूं, खुद ही सब कुछ बता रहा हूं। मैं यदि बीजेपी में जाता तो सारी कार्रवाई खत्म हो जाती, इनके वॉशरूम में साफ हो जाता है सब कुछ। मैं 2019 से भी इसी मामले में ईडी के सवालों का जवाब दे चुका हूं और तकरीबन 15 बार जा चुका हूं। 10-10 घंटे मैंने सवालों के जवाब दिए हैं। वही सवाल इस बार भी पूछे जा रहे हैं, कोई नई सवाल नहीं है। नड्डा की जगह कौन, शाह के घर पर हुई अहम बैठक, 1 हफ्ते में हो सकता है फैसला। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 8 दावेदार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक 1 हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नाम पर चर्चा की गई है। अगले 2-3 दिनों में तकरीबन आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। सस्ता कर्ज देकर रूसी हथियारों का बाजार हथिया रहा है भारत। ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे डिप्लोमेट। रूस यूक्रेन जंग का फायदा। बता दें कि भारत हथियार खरीदने वाले देशों को सस्ते और लंबे समय तक के कर्ज देने की पेशकश कर रहा है। टारगेट वे देश हैं जो कि अब तक रूस से हथियार खरीद रहे थे। रूस के यूक्रेन जंग में फंसे हो जाने की वजह से ये देश अब नए विकल्प की तलाश में हैं और भारत इसी का फायदा उठाने की कोशिश में है। ये दावा रॉयटर्स की रिपोर्ट में भी किया गया है। भारत यूक्रेन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है और हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत हथियारों के निर्यात पर भी जोर दे रहा है। इसके लिए भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक के माध्यम से हथियार खरीदने के लिए कर्ज मुहैया करा रहा है। रॉयटर्स ने 2 सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि सरकार एक्सिम बैंक की मदद से हथियार खरीदने वाले देशों को कम ब्याज दरों पर और लंबे समय के लिए लोन देने की प्लान पर काम कर रहा है। इसका फायदा उन देशों को मिलेगा जो कि राजनीतिक अस्थिरता या फिर कम क्रेडिट रेटिंग की वजह से महंगे कर्ज नहीं उठा पाते।
ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को अब महिला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आरक्षण देने से इनकार किया, कहा महिला वही जो जन्म से फीमेल हो। ब्रिटेन में अब ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला होने की कानूनी परिभाषा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो जन्म से महिला यानी बायोलॉजिकल फीमेल है उसे ही महिला माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से ट्रांसजेंडर अधिकारों पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। कोर्ट ने समानता अधिनियम 2010 की व्याख्या करते हुए बताया कि महिला और लिंग शब्द बायोलॉजिकल फीमेल और बायोलॉजिकल जेंडर को बताते हैं। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। बेंच में शामिल जज पैट्रिक हॉच ने कहा कि ये एक्ट ट्रांसजेंडर लोगों को उनके साथ जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव से संरक्षण देता है। इजराइल बोला बंधकों के रिहा होने तक गाजा में अन्न का एक दाना नहीं पहुंचने देंगे। बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि जब तक इजरायली बंधक नहीं लौटाए जाएंगे गाजा में अन्न का एक दाना पहुंचने नहीं दिया जाएगा। काट्ज ने कहा कि इस मामले में इजराइल की नीति बिल्कुल साफ है। इजराइल ने गाजा पट्टी में सभी मानवीय सहायता, खाना पानी, दवाइयां, तेल पर रोक लगा दी है। ये नाकाबंदी 2 मार्च 2025 को शुरू हुई थी। इजराइल ने हमास पर बंधक बनाए गए 58 लोगों को रिहा करने का दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया था। भारत बोला पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी वाले बयान पर कहा बांग्लादेश बनते ही ये थ्योरी फेल हो गई। भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कश्मीर और 2 नेशन थ्योरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसका पाकिस्तान से एकमात्र संबंध ये है कि उसे अवैध रूप से कब्जाए गए इलाके पीओके को खाली करना होगा। मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताया था। इस पर जायसवाल ने कहा कि किसी विदेशी चीज का इसे कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जायसवाल ने 2 नेशन थ्योरी वाले बयान को पुराना और विभाजनकारी बताया। जायसवाल ने कहा कि यह बयान 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद ही खारिज हो चुका था, जब 2 नेशन थ्योरी फेल हो गई थी। आज का सुविचार, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।